आज डायनामिक के नए प्रॉब्लम के साथ हम लोग काम करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अपने पास दो टचिंग बार है और दोनों टचिंग बार का जो मास है वो m1 और m2 गिवन है और जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट्स है k1 और k2 दोनों मास का दिया हुआ है। एक कंडीशन सेटअप किया गया है कि k1 ग्रेटर देन k2 है और आपको इंट्रैक्शन फोर्स पता करना है इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो लग रहा है। तो पहले वाले पार्ट पे हम लोग थोड़ा वर्क अराउंड काम करते हैं। तो मानिए कि हमारे पास जो फिगर है वो गिवन है, बट एक बार हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ये अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और ये एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है अल्फा। यहाँ पे एक मास m1 है और जो दूसरा मास है वह m2 है। ये मास m1 है और ये मास m2 है। यहाँ पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो दिया हुआ है वो k1 और k2 के टर्म में दिया है, तो हम समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 जो है ग्रेटर देन μ2 है। और इस क्वेश्चन का जो की फैक्टर है वो ये कंडीशन है। अब एक चीज तो आप क्लियर हो जाइए कि यदि ये कंडीशंस दिया हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि A2 ग्रेटर देन A1 होगा और इस कंडीशंस में जो होगा आपका कॉमन एक्सेलरेशन होगा। इस बात को थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग कि कंडीशन दिया हुआ कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है, तो जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो इस दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो कॉमन हो जाएगा। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए पहले। यदि कंडीशंस में थोड़ा चेंजेस होता कि ये कंडीशन ऐसा होता कि μ2 ग्रेटर देन μ1 होता, तो क्या होता बात, A1 ग्रेटर देन A2 होता और जो बोथ ब्लॉक होता वह सेपरेटली मूव करता। मतलब एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 हो जाता, दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 हो जाता। बट ये कंडीशंस यदि हमको दिया हुआ है कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है, तो इसका मतलब कि अपने सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो कॉमन होने वाला है। यदि ये कंडीशन दिया होता कि μ2 ग्रेटर देन μ1 है, तो आपके ब्लॉक के बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो टूट जाएगा और दोनों सेपरेट एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट पे थोड़ा आप सोचिए और वर्क अराउंड थोड़ा काम कीजिए। अब रहा कि सवाल को डील करना है। अब सवाल का जो की फैक्टर था, जो की है, वो हम आपको बता दिए। अब सवाल को डील करना है, तो अब सवाल को डील करने हम लोग जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब तो पता चला कि ब्लॉक जो है वो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और वो कंबाइंड बॉन्डेड रहेगा, मतलब उसकी बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हुई है। और आपको यह पता करना है कि यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उस कांटेक्ट फोर्स की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि हम उसको कोड कर ले रहे हैं कि N। आपको इसी N का कैलकुलेशन करना है पहले वाले पार्ट में। तो हम इस ब्लॉक का थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला काम कर लेते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यह ब्लॉक जो है M1 है, तो नॉर्मल फोर्सेस जो लगेगा वह लगेगा ऊपर की तरफ, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और इधर लगेगा आपका M1G और ये एंगल भी अल्फा ही बनेगा, तो ये बनेगा M1G cos अल्फा। ये M1G का दो कंपोनेंट होगा, दोनों को हम लिख रहे हैं। और इधर जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा M1G sin अल्फा। सर्टेन की नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। एक और चीज आपको पता चल गया, जो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स हो रहा है, और जो भी वैल्यू हम इधर टेक करेंगे
वो हम प्लस में टेक करेंगे और ए एक्सेलरेशन से ये स्लाइड डाउन हो रहा है, ठीक है। अब जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट लगेगा, जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसकी इस तरफ लगेगा और फ्रिक्शंस का जो वैल्यू हम लिखेंगे वो लिखेंगे μ1 और n1। हम K1 से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है तो इसलिए हम म्यू के साथ जाना रहेंगे। अब जब इस बात को हम लिख लिए तो अब सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम पे थोड़ा काम कर लेते हैं। ये सेकेंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो इधर जो लगेगा नॉर्मल फोर्स लगेगा N2, इधर लगेगा आपका M2Z और ये भी एंगल आपका अल्फा ही बनेगा, तो ये बनेगा M2Z कॉस अल्फा और ये बनेगा आपका M2Z साइन अल्फा। और इस बार नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, जो आपका कांटेक्ट है, ठीक है, कांटेक्ट वाला नॉर्मल। और सर्टेन फ्रिक्शंस तो अभी भी स्टिल इधर ही लगेगा और फ्रिक्शंस की वैल्यू हो जाएगी μ2 n2। और दोनों ब्लॉक जो है वो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो इसकी भी एक्सेलरेशन ए ही हो जाएगी, क्योंकि इस दोनों कंडीशंस ने मुझे बहुत सारा चीजें बता दिया है। अब जब सवाल को हम आगे मूव करेंगे तो हम दोनों कंपोनेंट को जो स्प्लिट किए हैं उस पर थोड़ा सा अब उसको राइट डाउन कर देंगे अपने सिस्टम पे। तो अब सबसे पहले बात की हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशंस। तो पहला इक्वेशंस क्या होगा, m1 z साइन अल्फा माइनस म्यू, और n1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो क्लियर है कि n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg cos अल्फा। तो हम यहां पे ही पहले लिख लेते हैं कि n1 क्या होने वाला है अपना m1 z cos अल्फा और n2 क्या होने वाला है m2 z cos अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे जो n की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आप डालोगे वो क्या हो जाएगा m1 z cos अल्फा। सर्टेन आपको यहाँ पे n का भी डायरेक्शन देखना है, तो n जो होगा यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो m1a के बराबर हो जाएगा। सर्टेन दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे तो बहुत इजीली लिख सकते हैं m2z साइन अल्फा। यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन μ1 हो जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन मेरा μ2 हो जाएगा और यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा m2z cos अल्फा माइनस n इक्वल टू m2a। अब ये दोनों इक्वेशंस हम लिख लिए, इसको हम फर्स्ट इक्वेशंस लिख लेते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना कि इक्वेशन फर्स्ट को m1 से डिवाइड कर देते हैं। तो m1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, z साइन अल्फा माइनस μ1 z cos अल्फा प्लस n डिवाइड बाई m1। यहां से यार m1 कैंसिल हो जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा। दूसरे इक्वेशंस में हम लिखेंगे z साइन अल्फा माइनस μ2 z cos अल्फा। यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो माइनस में है, तो माइनस n डिवाइड बाई m2 इक्वल टू a। थोड़ा इक्वेशंस को क्योंकि a की वैल्यू सेम है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि z साइन अल्फा माइनस μ1 z cos अल्फा प्लस n डिवाइड बाई m1 इक्वल टू z साइन अल्फा माइनस μ2 z cos अल्फा माइनस n
डिवाइड बाई m2। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस टर्म और इस टर्म को एक जगह लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n डिवाइड बाई m1 प्लस n डिवाइड बाई m2 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको इधर लेके आए हैं तो थोड़ा अरेंजमेंट सही से हम लिख लेते हैं तो शायद हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आपका देखो कि कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो जाना चाहिए। ये g साइन अल्फा और g साइन अल्फा मुझे दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या, यहाँ पे ये वाला टर्म है और यहाँ पे ये टर्म है, और ये टर्म इधर चला आया है तो इस टर्म को हम इधर साइड लेके जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं μ1, हम डायरेक्ट लिख देते हैं μ1 माइनस μ2 z कॉश अल्फा, ठीक है। और मुझे n की वैल्यू चाहिए इससे, जो मुझे फाइंड करना था इस सवाल के अंदर। तो n की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्क अराउंड काम कर सकते हैं कि n कॉमन हो जाएगा। तो n की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, m1 m2। हम कुछ स्टेप्स को डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है अपने को, वो काम आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। μ1 माइनस μ2 z cos अल्फा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ गया आपका आंसर। अब जो सेकेंड पार्ट किया है उसमें कह रहा है कि आप एक मिनिमम वैल्यू बताइए एंगल का। तो मिनिमम वैल्यू बताइए एंगल का जो स्लाइड डाउन हो रहा है वहां पे। तो एक चीज तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो मिनिमम एंगल वाली बात कर रहा है ये वो केस है जहां पे जस्ट स्लाइडिंग वाला केस है। ये जो है जस्ट स्लाइडिंग वाला केस है। जहां पे जस्ट स्लाइडिंग वाली बात हो जाएगी ना, वहां पे आप क्या करो, एक्सेलरेशन को 0 कर दो। अब यदि आप एक्सेलरेशन को यहाँ पे 0 कर रहे हो और यहाँ पे भी 0 कर दे रहे हो, मतलब ये फर्स्ट दोनों इक्वेशंस में आप यदि एक्सेलरेशन को 0 कर दोगे तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ कि स्टेप की क्या होगा, क्योंकि इस पे ज़्यादा स्टेपिंग करने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट स्लाइड वाला कंडीशंस है। तो आपको क्या करना है कि अल्फा की वैल्यू निकालनी है, मतलब tan अल्फा में ये रिलेशन आ जाएगा, ये तो क्लियर हो जाएगी आप। अब यदि हम डायरेक्ट स्टेप कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 करते और n और ये n वाला जो टर्म है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये यदि हम डायरेक्ट स्टेप कर ले तो हमारा ये स्टेप आएगा m1 प्लस m2। ये खुद से कर लीजिएगा आप, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। और इधर हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू μ1 m1 प्लस μ2 m2, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में लीजिए और यहाँ लिख लीजिए कॉस अल्फा। ये हम लोग डायरेक्ट किए हैं, आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा यदि करें तो tan अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, m1 μ1, जैसे आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जो लिखा है वही फॉर्म सही है। μ1 को भी पहले लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे लिखना चाह रहे हो। m2 μ2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इस इक्वेशंस पे यदि तुम वर्क अराउंड काम करने जा रहे हो तो इन दोनों इक्वेशंस पे फोकस करो जो बोल्ड लाइन से मैंने दिखाया है। और इस इक्वेशंस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आप 0 डेबिट करो और फिर आप थोड़ा कैलकुलेशन करो, आपका n का वैल्यू कट जाएगा। तो स्लाइडिंग डाउन वाला क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि यदि इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा की फैक्टर हो तो ये कंडीशन है, ये वाला कंडीशंस। इसमें आपको क्लियरली होना चाहिए था कि हम k को रिप्लेस कर दिए म्यू से, और यदि μ1 ग्रेटर देन μ2 है इसका मतलब a2 ग्रेटर देन a1 होगा, और इसका मतलब हो गया कि ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। जब कंडीशंस में थोड़ा बदलाव आ जाए कि यदि μ2 ग्रेटर देन μ1 हो जाएगा
तो यहाँ इस कंडीशन में जो ब्लॉक मूव करेगा वो सेपरेटली मूव करेगा। मैं एक बार लिख भी देता हूं यार, तो आपको याद रहेगा। इस कंडीशन में ब्लॉक जो होगा वो सेपरेटली मूव करेगा, जो ये वाला कंडीशन से, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेटली ब्लॉक करेगा, और जहां पे कॉमन होगा वहां पे μ1 ग्रेटर देन होना चाहिए μ2, ठीक है। तो इस सवाल के लिए इससे ज्यादा कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चंस में आप सिंपल एप्लीकेशन यूज किए हैं। आप इसको सिस्टम मान करके भी बना सकते हो कि इस दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर लो और बना लो। आपको यदि इस क्वेश्चन के बाद कोई वार्म अप करना है तो आप क्या कीजिए, एससी वर्मा का फ्रिक्शन चैप्टर थोड़ा सा देखिए, उसमें मोस्ट कॉमन सवाल ऐसा मिल जाएगा, आपके पास है डिजाइन किया हुआ, तो उसको जाके आप सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।